अच्छा जी, ये कोई फॉर्मल लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है उन स्टूडेंट के लिए जो कि ज्योग्राफी में हाई स्कोर लेना चाहते हैं. It could be applied on university students for candidates of PMS and CSS all over Pakistan. आप इसमें यही देखेंगे कि किस तरह से मार्किंग होती है, कौन से लोग जो है वो किस क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं और एग्जामिनर जो है वो किन क्वेश्चंस को जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव मार्क्स देते हैं. सबसे पहली बात है डूज एंड डोंट्स को अगर देख लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ज्योग्राफी के कोर्स को देखते हैं, चाहे वो CSS का हो, PMS का हो, उसके दो सेक्शन हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी. CSS में वो फिजिकल ज्योग्राफी जो है 50 मार्क्स की है और उसमें 4 सेक्शंस में से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आमतौर पे पोज किए जाते हैं. और ये 4 सेक्शंस जो हैं अगर उनको आइडेंटिफाई किया जाए तो उसमें एक सेक्शन लिथोस्फीयर है, जैसे कि उसके टॉपिक्स हैं रॉक्स हैं, उसके अंदर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म और प्लेट टेक्टोनिक्स और इससे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं और लैंड फॉर्म्स के टॉपिक्स हैं. उसके साथ ही फिर हाइड्रोस्फीयर है, दैट रेफर्स टू वाटर स्फीयर, उसमें ओशन करंट्स, टाइड्स, सैलिनिटी के टॉपिक्स हैं. उसके बाद एटमॉस्फेयर का सेक्शन है जिसमें विंड्स, करंट, साइक्लोन्स और टेम्परेचर, क्लाइमेट्स वगैरह ये कवर होते हैं. चौथा सेक्शन जो CSS में है फिजिकल पार्ट के लिए वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का है, जैसे कहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का और ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एंड सो ऑन. अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट जो आता है CSS में वो ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसमें बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है. उसके अंदर कहीं पे एथनिक क्लिनजिंग का आपने क्वेश्चन देखा होगा, कहीं पे आपने जो है वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन देखा होगा, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये सारा कुछ जो है वो पेपर 2 या सेक्शन 2 में कवर होता है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आम तौर पे आपको ये नज़र आएगा कि सेक्शन 1 में आपको फिजिकल ज्योग्राफी में 4 सेक्शंस में से प्रेफरेबली तो एग्जामिनर को ये चाहिए कि वो चारों में से एक एक क्वेश्चन दे, और 2016 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें चारों में से एक एक सवाल पूछा गया है. उसमें प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करें या उस सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसको हम ज्योग्राफी के टीचर्स जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं या कंसेप्चुअल सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी. लिथोस्फीयर में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ सेक्शन. डिस्क्रिप्टिव टाइप को मैं आगे फर्दर डिटेल से भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आमतौर पे इस तरह की वर्डिंग से शुरू होते हैं कि जी व्हाट से शुरू होते हैं, डिस्क्राइब से रेलेवेंट क्वेश्चन की जो है वो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही होती है. ठीक है, और उसमें आप यू विल रिक्वायर लॉन्गर डिस्क्रिप्शंस. प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि यू विल रिक्वायर लॉन्गर डिस्क्रिप्शंस, और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स आमतौर पे जो कॉमन जनरल रीडर और जो आमतौर पे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस होते हैं, और आपको मतलब वो इजी लगता है अटेम्प्ट करना, और आप भी टेम्प्ट होंगे, आप भी अट्रैक्ट होंगे कि शायद ये क्वेश्चन जो है ये आसानी से हल हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम उसमें यही आएगी कि इट इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट और टू गो फॉर. उसकी रीज़न यही है कि डिस्क्रिप्शन तो हर कोई दे सकता है, और किताब में जो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है वो एज इट इज़ उसी तरह से रटा रटाया रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ अ प्रॉब्लम के चूँकि मार्केट में एक ही किताब अवेलेबल है जिसको सब फॉलो कर रहे होते हैं, और वो बाजवा की बुक है, और बाजवा की बुक जो है वो एक तरह से कॉपी पेस्ट है डी ब्लीच की बुक की और गो चेंग लियाओ की बुक की. तो इसका मतलब आपने इन तीनों बुक्स में से कोई भी कंसल्ट की है तो आप एज इट इज़ वही वर्डिंग यूज़ कर रहे होंगे जो थाउजेंड्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स यूज़ कर रहे हैं, और जब एग्जामिनर के सामने रेपिटेशन आएगी बार बार वही वर्डिंग, तो उसे भी पता होता है कि किस किताब से रट्टा लगाया है, और रट्टा रटाया मटेरियल जो है वो बिल्कुल मार्क्स नहीं देता. उससे बेहतर ये है कि आप ये कंसिडर ना करें कि आपका एग्जामिनर कोई PhD स्कॉलर या प्रोफेसर है
बल्कि आप ये कंसिडर करें कि वो एक लेमैन है जिसको ज्योग्राफी नहीं आती। और ये मैं सिर्फ कंसिडर करने को कह रहा हूँ, वैसे कई ऐसे एग्जामिनर्स भी गुजरे हैं जो लेमैन ही समझे जा सकते हैं। लेकिन मेन बात उसमें यही है कि जिस तरह से, जिस आसानी के साथ एक लेमैन को चीज़ समझाई जाती है, आपने उस लेवल पे आके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें आपके अपने जहन में कोई फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स आते हैं कि जिनके थ्रू आपका आइडिया जो है वो आगे प्रेजेंट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो सकती है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने किताब में ही देखे हों, आपके कई सोर्सेज हो सकते हैं, आपकी अपनी इमेजिनेशन हो सकती है। ठीक है, सो इस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स नहीं होने चाहिए। मैं रीज़न बताऊंगा कि उसकी क्या है। इट रिक्वायर्स लॉन्गर डिस्क्रिप्शंस। पहली बात, एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जैसे अगर आप पास्ट पेपर्स में देखें, लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स ने पूछा, अगर आप उसको सेटिस्फैक्ट्री तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इट विल रिक्वायर 55 मिनट्स टू 1 आवर एंड 5 मिनट्स, 65 या 70 मिनट्स तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए, बिकॉज यू रिक्वायर डायग्राम्स, यू रिक्वायर हेडर्स, और अगर आप हेडिंग्स नहीं देंगे, आप उसको एक ऐसे की तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आप एग्जामिनर को इरिटेट करेंगे। एग्जामिनर जो है वो आपको, मतलब इफ ही इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द रेलेवेंट मैटर फ्रॉम योर क्वेश्चन, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो वो उसको अनॉय करता है, वो उसको इरिटेट करता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे क्वेश्चन को इन डिटेल पढ़ के उसके लिंक्स डेवलप करता फिरे। सो उस हवाले से वो यहाँ पे ये भी आपको पास्ट जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं उसमें मिलेगा कि पीपल ऑल्सो इंडल्ज इन इररेलेवेंट डिटेल्स। आपसे जितना पूछा गया है उतना काफ़ी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मॉनसून का क्वेश्चन आता है, और मॉनसून विंड्स का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसके तकरीबन तकरीबन जो डिस्क्रिप्शन बनता है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, वो पैराग्राफ वाइज कहा जाए तो 3 से 4 पैराग्राफ्स बनते हैं। एक पैराग्राफ में तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, और अगर हाफ पेज के रेफरेंस से आप पैराग्राफ लेंथ कह लें तो चले 2 पैराग्राफ्स विंटर समर मानसून के बनते हैं, एंड विद डायग्राम्स दैट क्वेश्चन विल बी अराउंड 2.5 और 3 पेजेस, पेजेस नॉट द लीव्स। ठीक है, सो पेजेस, 3 पेजेस। अब 3 पेजेस अगर आपका से structure of atmosphere का टॉपिक है, it will also require 3.5 3 pages। अब यहाँ पे बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि अगर ये 20 नंबर का सवाल है तो कम से कम 10 सफ़े होंगे या 7 8 सफ़े होंगे, तो तब ही जस्टिफाई होंगे वो 20 नंबर। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जब आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं, it does not require longer descriptions. It requires to the point relevant details। ठीक है, जो आपकी हो सकता है कुछ पास पेपर्स में ऐसा भी है कि 20 नंबर का सवाल एक सफ़े से भी कम लेंथ में ख़त्म हो गया, लेकिन स्कोर उसको नहीं मिलेगा जो जिसने उसको रेपिटिशन में डाल के या इररेलेवेंट अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स डाल के जो है उसको लेंथी बनाने की कोशिश की है। ठीक है, सो सबसे पहली बात यह है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अटेम्प्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं करना, उनको ब्रीफली अटेम्प्ट करना है, उनमें इररेलेवेंट डिटेल्स डाल के अपने क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश नहीं करनी। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को अवॉइड करना बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्गर डिस्क्रिप्शंस। अब अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठा रहे हैं तो पहली बात है कि एग्जामिनर का माइंडसेट ये होगा कि यू वुड गेट अराउंड 50% स्कोर आउट ऑफ इट। लेकिन जितना टाइम आप इस पे ज़ाया करेंगे उससे आपके आगे जो बेहतर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं उनको टाइम नहीं मिलेगा। पीएमएस पंजाब में 5 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने लिथोस्फीयर में से 2 या 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए, दैट विल मीन कि आप शायद चौथा और 5वां क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर सकें बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, सो इसलिए जो 20 मार्क्स हैं वो एक क्वेश्चन से मिले हैं, ये उससे एक्सीड नहीं कर सकते। तो आप ऐसे क्वेश्चन चूज करें जो टाइमली अटैम्प्ट हो सकें, जो कि आपको स्कोर ज़्यादा दे सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स जो इन
टिप्स को फॉलो करते रहें। उनके पीएमएस में 85 86 तक स्कोर रहा है फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन में, और सीएसएस में जो है वो चूँकि कंबाइंड है तो इवन देन माय स्टूडेंट्स हैव क्रॉस्ड 77 to 85 रेंज। और अभी मैं आपको एक डीएमसी भी शेयर करूंगा जो स्टूडेंट की परमिशन से डेफिनेटली शेयर कर रहा हूँ। शी एक्चुअली सेंट मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप के ये मेरी आपसे कोचिंग से पहले की डीएमसी है और ये बाद की डीएमसी है, तो उसको हम देख लेंगे। Okay, latest data sources mention the data source reference। उसने जाके नहीं चेक कर लेना एग्जामिनर ने, लेकिन उसको ये श्योरिटी होगी कि आपने चीज़ों को अपडेट किया है, स्पेशली फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसके भी उस सेक्शन में कि जहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, जहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्शंस की डिटेल्स देनी होती हैं, कुछ प्रोडक्शंस के जो मतलब रेलेवेंट मटेरियल है, क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें बेहतर तो ये होता है, मतलब किताब तो आपको रेफर करनी चाहिए सरफराज अहमद बाजवा की, लेकिन उसके एडिशंस जो है वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते। सो जो सोर्स उसने अपने टेबल्स के नीचे, जो डाटा उसने प्रोवाइड किया उसके नीचे टेबल्स के अंदर सोर्स मेंशन है, जैसे एग्रीकल्चर का डाटा है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को उसने रेफर किया होगा, या पाकिस्तान का कोई डेटा है तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान होता है उसको रेफर किया होगा। सो आपने अपनी बुक में, किताबों में ये डेटा जो है वो अपडेट करना है, क्योंकि पास पेपर्स में अगर आप पेपर बी के हवाले से एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो दो चीज़ों के साथ बहुत कंसर्न नजर आते हैं, क्योंकि किताब एक ही है, मटेरियल सबने एक जैसा छाप देना है, एक जैसा रिप्रोड्यूस करके आ जाना है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा प्रेजेंटेशन पे। आप चीज़ों को फ्लो चार्ट्स में बना के लिखें, आप उसके मैप्स और डायग्राम्स ड्रॉ करें। इवन इन ह्यूमन ज्योग्राफी यू हैव टू डू इट। फ्लो चार्ट दो तरह का काम करता है। एक तो वो आप यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट अभी देखेंगे कि एग्जामिनर ने ये ऑब्जेक्ट किया कि स्टूडेंट्स को हेडर्स और सब हेडर्स का नहीं पता कि मेन हेडर कौन सा है और उसकी सब हेडिंग कौन सी है और फिर आगे सब मेन हेडिंग कैसे चल रही है। सो फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। फ्लो चार्ट्स आपके लिए भी हेल्पफुल हैं कि आपके पास एक मतलब आउटलाइन बनाना क्वेश्चन की एक चाइल्डिश सा एक्ट लगता है, और वो न्यूसेंस भी क्रिएट कर सकता है फॉर एग्जामिनर कि आप क्यों वो चीज़ ऐसे बार बार रिप्रोड्यूस करें। लेकिन फ्लो चार्ट जो है उसका दो फायदे हैं, वो आपको तो एक आउटलाइन के तौर पे आपको गाइड करेगा, और दूसरा ये कि एग्जामिनर के लिए वो एक डायग्राम होगा। तो डायग्राम्स वैसे तो वेटेज नहीं रखते, लेकिन आप सिंपल देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में ये मेंशन होता है कि इलस्ट्रेट योर आंसर। आपने उसको ऐसे की तरह से अटेम्प्ट नहीं करना, यू हैव टू मेक हेडर्स एंड सब हेडर्स, लेकिन साथ साथ आपको डायग्राम्स भी बनाने। और जब आपने डायग्राम्स बनाने हैं तो आप कोशिश करें कि उसी डायग्राम को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दें, बजाय कि आप किताब के मटेरियल को बेस बनाते फिरें, ठीक है। और डायग्राम्स की वेटेज की जहाँ तक बात है, विदाउट डायग्राम आपका जो क्वेश्चन अच्छा से अच्छा अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है वो आपको 13 से 14 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन विद द डायग्राम्स इट कैन टेक यू अप टू 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद वही हम स्टूडेंट माइंडसेट की तरफ आ जाते हैं। जैसे स्टूडेंट माइंडसेट होता है कि जी 20 नंबर के लिए बड़ा लंबा सवाल अटेम्प्ट करना सूट करेगा, इसी तरह से स्टूडेंट माइंडसेट जो मैट्रिक लेवल पे जो उनकी फिक्सेशन हो चुकी होती है वो होती है कि जी हमने शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने हैं और उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। मैट्रिकुलेशन वगैरह तक तो आते होंगे, ग्रेजुएशन में भी ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि अगर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं तो फॉर एग्जांपल सीएसएस में भी ये लास्ट पे क्वेश्चन के तौर पे होता है, और पीएमएस में भी, दोनों पेपर्स में ये लास्ट क्वेश्चन के तौर पे होता है कि नोट्स लिखिए। लेकिन उसमें क्या है कि लाइक इफ यू हैव अ होल 20 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसमें मेरा माइंडसेट चेकिंग में ही होगा कि मैं कैंडिडेट को मैक्सिमम लिमिट पे मतलब 2 मार्क्स छोड़ के 18 तक भी नंबर दे सकता हूँ, अगर एक फुल लेंथ क्वेश्चन 20 मार्क्स का वो स्टूडेंट या कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ सेग्रीगेट कर दी जाए, और ये आप एग्जामिन करेंगे भी कि जैसे एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है सीएसएस का, तो उसमें आपको जहाँ पे भी या जेंडर स्टडीज में सेगमेंटेड क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं, जब 20 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए बल्कि इस तरह से 8 6 6 की डिवीजन की गई, लोगों का स्कोर ड्रास्टिकली नीचे आया, उस सब्जेक्ट का ओवरऑल स्कोर नीचे आया। उसकी रीज़न यह है कि अब एग्जामिनर 6 में से आपको कितने नंबर देने को तैयार होगा।
वो आपको मैक्सिमम रेंज में रखेगा 4 की और एवरेज दे देगा आपको 3। सो अगर आपने 6 नंबर के 2 पार्ट्स अटेम्प्ट किए थे, यानी उस सेक्शंस अटेम्प्ट किए थे, आपके 12 में से सिर्फ 6 नंबर मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। और उसके बाद 8 में से भी आपके अगर 6 नंबर आ गए, जो बहुत हाईएस्ट मतलब लिमिट की तरफ जा भी रहे हैं, तो 20 में से तो आपको सिर्फ 12 नंबर मिले। तो इसी तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स अटैम्प्ट करते हैं ज्योग्राफी में, आपने 10 नंबर का नोट अटैम्प्ट किया, उसका ज़ेन 8 मैक्सिमम पे है, दे वो आपको 6 या 7 रहा है, तो आपका कंबाइंड 2 नोट्स अटैम्प्ट करने का जो स्कोर है वो 15 या 14 से ऊपर नहीं जाएगा। सो डोंट अटैम्प्ट नोट्स। जो लोग नोट्स अटैम्प्ट करते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का सेक्शन अटैम्प्ट करते हैं, दे रेंज इन 40-50% मार्क्स, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को कभी भी सूट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, दे कंसिडर कि साइंस तो जी उसमें इंग्लिश कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, कि कोई गलती हो जाए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए। लेकिन आपने कभी भी किसी फॉरेन ऑथर की, किसी भी क्वालिटी पब्लिशर की बुक में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखी होगी। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए आपकी लैंग्वेज वीक होना जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स, और स्पेशली वही बात है, जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ, मैं इफ आई एम taking a course of say South Asia, which has all the same books and same material produced by the students, what would be the criteria to demarcate between a good student and bad student, or there's no bad student, there's a weak student or who cannot make it up. सो उसमें वही देखा जाएगा कि किसकी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन बेहतर है और किसकी नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर सब सेम दे रहे होंगे, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, सो ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स और स्पेशली जार्गन्स जो हैं, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो आप कह सकते हैं कि टॉलरेट नहीं की जाती। सो जहाँ पे भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जहाँ पे भी जार्गन्स आते हैं, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। उसके बाद ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आ जाएं। जनरल टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स और कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे माइग्रेशन है। और एक उसी पेपर के बीच में सी पैक का क्वेश्चन भी आया हुआ था पास पेपर में, पीएमएस में। तो जिन लोगों ने पीएमएस में सी पैक अटेम्प्ट किया उनके नंबर कम है, जिन्होंने माइग्रेशन को अटेम्प्ट किया उसके नंबर ज़्यादा है, क्योंकि इवन एग्जामिनर जो है उसका होल भी माइग्रेशन के टॉपिक पे है, और वो उसके ऊपर आप एक स्कीम बिल्ड कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। सी पैक उसके लिए भी एक जनरल टॉपिक है, जिसको उसने सिर्फ एक फिलर के तौर पे डाला है, जिसको अटेम्प्ट करने वाले लोग जो हैं वो उतने एडवांटेज नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो ये तो की मतलब टिप्स हैं जो कि हाई स्कोर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रिप्टिव, कंसेप्चुअल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो उस हवाले से वी गो टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि आप एक वो बात करते हैं जिसमें रट्टा लगाया जाता है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर एसोसिएशन दे दी जाती है, या यू आर नेमिंग समथिंग, यू आर रिकग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग द फैक्ट्स। यानी ये सिर्फ आपका मेमोरी का टेस्ट है कि जी टेबल क्या होती है, चेयर क्या होती है। सही है, तो उस हवाले से इट इज कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्निंग। सो बेसिकली जैसे आप कहेंगे जी डिफाइन रॉक, आपने डिफाइन डेफिनेशन में कोई अपना इनपुट तो देना नहीं, आपने उसको एक रिप्रोड्यूस कर देना है, रिकॉल करके फैक्ट दे देना। ठीक है, व्हाट आर द इट्स मेजर टाइप्स, सो इट डज नॉट एक्चुअली रिक्वायर योर ओन इनपुट। ठीक है, और ये बिल्कुल ही एक बेसिक लेवल की लर्निंग का क्वेश्चन होगा। देन कम्स द अंडरस्टैंडिंग। अब सीएसएस में आप इतने हाई फाई नहीं है, या like you're not a specialized subject follower or the scholar of that subject, आपसे वो एप्लीकेशन नहीं पूछेंगे, एनालिसिस नहीं पूछेंगे, इवैल्यूएट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, एंड दे आर नॉट एक्चुअली इंटेंडेड, दे आर नॉट एक्चुअली हैविंग एन इंटेंशन कि आपको नॉलेज क्रिएट करके देना है।
ठीक है, ये काम रिसर्चर्स का है, यूनिवर्सिटीज़ का है। CSS कैंडिडेट सिर्फ जो है वो मैक्सिमम इस लेवल तक रीच कर सकता है इन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी उसने ऑप्ट किया है। ठीक है, अप्लाइंग द फैक्ट्स, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। एनालाइज करना भी बहुत कम चांसेस है, बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे एनालिसिस पूछा गया हो। ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है, और जजमेंट्स वगैरह तो आपसे पूछा ही नहीं जाता। सो जो अपना लेवल है वो यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, बट डोंट फॉल डाउन टू दिस लेवल। ये डिस्क्रिप्टिव लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लेवल यानी सिर्फ आपने रट भी लिया और ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर दिया तो आपने आंसर तो कर दिया। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेयर पे आएंगे, अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे आएंगे जैसे PMS में कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको बहुत सारे लोग अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि उन्हें गाइड ही नहीं किया जाता कि ये क्वेश्चन असल में है क्या। और वो सेक्शन है मैप्स का सेक्शन। मैप्स का सेक्शन सबसे शॉर्ट सेक्शन है टू अटेम्प्ट पेपर। इट कैन बी अटेम्प्टेड विद इन 10 to 15 मिनट्स। क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, 2.5 से 3 सफ़े होंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ठीक है। 10 to 15 minutes would be required, लेकिन marks can go up to 19 out of 20 क्योंकि in hundreds or thousands of students कोई एक आधा कैंडिडेट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा होगा विद अ डिफरेंट अप्रोच के, वो टोटली डिफरेंट कैंडिडेट है। लेकिन उसको अगर आपने पहले 2 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर दिया तो ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर की जो मतलब आप कह रहे हैं कि आपसे जो उम्मीद है, जो वो शायद ये समझ सकता है कि आप ज्योग्राफी के ही ग्रेजुएट हैं या डिग्री होल्डर हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप मैप्स का टॉपिक जो है वो तीसरे या चौथे नंबर पे अटेम्प्ट करें ताकि आपका जो वीकेस्ट क्वेश्चन 5वां या चौथा हो वो भी थोड़ा सा एग्जामिनर को एक मोरल बूस्ट उसका भी हो जाए कि इसको वाकई कुछ आता है, तो वो आपको आपके वीक क्वेश्चन में भी अच्छे नंबर दे देगा। तो मैप्स जो है वो अटेम्प्ट करना PMS में तो समझें कि कंपलसरी है टू गेट अप टू 85 to 90 मार्क्स। और दो के वो यही रिमेंबर वाला अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल नहीं है, रिमेंबर वाला लेवल है। लेकिन चूंकि वो कैंडिडेट्स की चॉइस में नहीं आता, वो लोग चूज नहीं करते, उससे डरते हैं, एक फोबिया है मैप से हमेशा से पाकिस्तानियों को। तो उस हवाले से मैप्स का टॉपिक जो है वो रिलेटिवली एक बेहतर टॉपिक है इस लेवल पे रहते हुए भी, ठीक है जी। और यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब यही है कि आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स अगर आपके वेल बिल्ट हैं तो आप उनको जनरल कंडीशंस पे अप्लाई करके अपनी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनके ना मतलब वो आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी कि किस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट हो रही है और वो किस लेवल का क्वेश्चन है। सो दैट मेरे से वैसे मैं ज्योग्राफी में तो आपको बता चुका हूँ कि उसमें your priority should be you should start PMS and CSS, you should start with atmosphere, you should start the paper with the question from the section of atmosphere। उसके बाद आप हाइड्रोस्फीयर को प्रेफरेंस देंगे सेकेंडरी, ठीक है। PMS वालों के लिए मैंने कहा कि मैप्स तीसरा या चौथा सवाल होना चाहिए, पहले 2 में नहीं होना चाहिए, इतना मोरल बूस्ट नहीं कर देना कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए। You need that booster at the end of your or in the middle of your paper, ठीक है। सो यहाँ तक की बात मैंने की थी, और ये चीज़ रिलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिनर, एग्जामिन 2 के हमारे एग्जामिनर्स भी माशाल्लाह इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से फेमिलियर नहीं होते, तो वो ये वाले वर्ड्स भी डाल रहे होते हैं इन द क्वेश्चन टाइप्स जो कि यहाँ वाली है, ठीक है। कि ये रिमेंबर वाली या कॉग्निटिव लेवल वाली, कॉग्निटिव लेवल रिकग्नाइज, लर्न, उस लेवल के ऊपर आपसे कह रहे होंगे कि डिफरेंशिएट और कंट्रास्ट और डिस्टिंग्विश और एग्जामिन, जबकि एग्जामिन द टाइप्स ऑफ रॉक्स ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, जबकि उन्हें ये सेंस नहीं होगी कि एग्जामिन करने को करना कैसे होता है और वो किस लेवल ऑफ लर्निंग से रिलेट करता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन वाला पास्ट रिपोर्ट्स हैं ज्योग्राफी के एग्जामिनर्स की हैं कि जी उसने पहले 2018 की देख लें कि जी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इज नीडिंग इन द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। Some candidates wrote draft instead of drought
एंड अर्थक्वेक इंस्टेड ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे उसने देख लें कि अपनी रिपोर्ट तक में मेंशन कर दिया कि जो टर्मिनोलॉजी की गलती है वो माफी नहीं है। डिस्प्लेइंग abysmal linguistic capability, वैसे ये जिस एग्जामिनर ने रिपोर्ट लिखी है ये उसकी अपनी लैंग्वेज भी नहीं है, आई नो दैट, ठीक है, क्योंकि वो 4 लाइनें खुद भी गलती के बगैर नहीं लिख सकता। So officers must have working knowledge of geography of Pakistan, the country they are expected to serve and represent at the international level. Alright, यहाँ पे ये उनकी अपनी expectation है. After evaluation of papers, it was found that the knowledge of the candidates were very superficial and questions were partially answered. What has been asked has not been clearly understood. So इसमें ये भी ज़हन में रखिए कि आपने questions को अगर मतलब just don't go for your मतलब बच्चे होते हैं ना कि वो उनको एक वर्ड अपनी मर्जी का नजर आ जाए कुछ स्टेटमेंट के अंदर तो वो उस वर्ड के ऊपर ही घूमना शुरू हो जाते हैं, उसी पे सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। सो पहली बात ये है कि लिंक्स ब्रेक अप करने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, उसको आप 3 से 4 मिनट दे दें जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वो चाह क्या रहा है, किसके ऊपर एम्फोसिस ज़्यादा है, किस पे कम है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही डिटरमिन कर रही होगी कि आपने क्वेश्चन का आंसर जो देना उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सही है, तो ये ना हो कि जिसके ऊपर एम्फोसिस नहीं है आप उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स दे रहे हो क्योंकि वो आपको अच्छा वर्ड लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसको करेंगे। सो यहाँ पे भी वही बात है कि आंसर वाज नॉट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड, कंटेन्ड वेरी लॉन्ग इररिलेवेंट डिस्कशंस, हैड मिस्टेक्स इन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। सो वही बात है कि मेक अ फ्लो चार्ट that will serve the same objective कि आपको headings और सब headings का पता होगा कि आप कहाँ पे क्या attempt करेंगे, and employed poor language, and it also seemed that recommended books were not properly consulted। ठीक है, वो करने की अब जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे recommended books में chunks आपको मिलने हैं, छोटा छोटा एक एक टॉपिक होगा और 30-40 recommended books mentioned है और हर एक बुक में से कोई एक चंक, एक स्मॉल बिट ऑफ द सेक्शन जो है वो रेलिवेंट होता है। लेकिन आप एडिटेड बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट के माहिर हैं, हमने वही जो रेकमेंडेड बुक्स हैं उनका जो बेहतर हिस्सा था वो कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर दिया हुआ है, बहुत सारे पब्लिशर्स ने यही काम किया। ओके, अब CSS कैंडिडेट स्कोर चार्ट क्या है जी, आपने अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उठाए और नोट्स उठाए तो आप 40 से 45 मार्क्स की रेंज में फॉल करेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। जिन्होंने सिर्फ नोट्स उठाए 50 to 55, डिस्क्रिप्टिव उठाए 50 to 60, मतलब एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव उठा लिया और एक बाकी उसने पेपर बी में आपके पास जो है सेक्शन बी में वो 2 क्वेश्चन 20-20 के अटैम्प्ट करने होते हैं और नोट करना होता है, लेकिन प्रेफर करें कि आपके दोनों 20-20 के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए बजाय कि आपको नोट्स पे रिलाय करना पड़े और नोट्स ने आपका स्कोर कम करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का ये है कि चले उसमें मार्जिन नोट्स से ज़्यादा स्कोर का ही होता है, लेकिन अवॉइड करना है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को, अदरवाइज आप इतने मार्क्स के साथ कैसे अपना एग्रीगेट पूरा करते फिरेंगे। ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कंपलसरी में होता है तो कंपलसरी में तो सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, या चलें एक को एक की एडवांटेज GDS की मिल जाती है तो पाकिस्तान अफेयर्स उसका अच्छा नहीं होता है, सो ऐसे ही चलता है। सो वाइड नोट्स एंड वाइड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 75 प्लस एंड यू कैन सी हियर, ठीक है, नाम मैंने छुपा दिया है। ज्योग्राफी का देखिएगा, यहाँ पे 10 ये 41 मार्क्स है, 2016 की अटैम्प्ट है और 2018 की अटैम्प्ट और 18 का आपने एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखी है, इट इज़ 81 मार्क्स। ठीक है, अभी 2018 में मेरी एक और स्टूडेंट है एलोकेटेड है, उसके 85 मार्क्स हैं। ठीक है जी, और किया क्या किया, सिंपल काम कि आपने अगर 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चंस, यानी कि एक जैसे कि CSS वालों के लिए कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, या आपने हाइड्रोस्फेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 2 कर लिए, 40 में से आपके 35 से 36 नंबर तो वहाँ पे आने हैं। और फिर आपके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी कवरेज दी हुई है। लेकिन वही बात है कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव सवाल उठाया और उस साइड से आपने नोट्स भी उठाए तो आपका वही स्कोर आएगा जो जनरली आपका जनरल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंस में हमेशा से आता रहा है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जबकि उस सब्जेक्ट की स्कोर टेंडेंसी
ऊपर आने की नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इट टुक मी 30 मिनट्स। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा, मैं कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। थैंक यू।